गुरुकुल टॉपर चॉइस क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए हम लोग पोजीशन स्टेटमेंट के बारे में पढ़ें। तो पोजीशन स्टेटमेंट या बैलेंस शीट, जिसकी चर्चा हम पहले भी किए थे, इसके दो पार्ट होते हैं। बाईं ओर हम लोग यदि हॉरिजेंटल फॉर्म में लिखें, हम लोग वर्टिकल फॉर्म में यदि हम लोग लिखें, मतलब लेजर फॉर्मेट में लिखें, डेबिट क्रेडिट नहीं आएगा, तो बाईं ओर हम लोग लायबिलिटी को दिखाते हैं और दाईं ओर हमारा एसेट होता है। और उसको फिर स्टेटमेंट फॉर्म में भी बनाया जा सकता है, लेकिन तो लेजर ज़्यादा जल्दी समझ में आता है और उसमें गलती होने की संभावना भी कम होती है। परीक्षा में आपको नहीं कहा जाएगा कि आप वो ये फॉर्मेट बनाइए। तो आइए सबसे पहले हम बोले थे क्या, एसेट एंड लायबिलिटी का स्टेटमेंट होता है बैलेंस शीट, एक एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड या एट द किसी भी एक डेट को। तो सबसे पहले हम लोग संपत्ति के बारे में जाने। तो संपत्ति होता क्या है ना। यहाँ देखिए दिया हुआ है, एसेट्स आर प्रॉपर्टीज पोजेस्ड, मतलब ऐसी संपत्तियां क्या होती है जो संस्था के द्वारा, जिस पर संस्था का अधिकार होता है, नंबर वन कंडीशन। दूसरी बात, इसको मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ईमानदारी है आपका, तो ईमानदारी से अनमोल है वो, लेकिन इसको मुद्रा में व्यक्त तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको एसेट में शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा मानवीय मूल्य होता है ये। तो जिसको मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता हो और जिसको मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब यदि हम उसको सेल करें या डिस्पोज ऑफ करें तो संस्था को पैसा, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स एसेट में होते हैं। तो एसेट को फिर हम लोग, एसेट को दो व्यापक वर्गों में बांटा गया है, क्लासिफाइड दो भाग में। सबसे पहला है ना गैर चालू संपत्तियां, और दूसरा है चालू संपत्तियां। पहला क्या है, गैर चालू संपत्तियां, या जिसको नॉन करेंट एसेट या फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं, इसको अस्थाई संपत्ति भी कहा जाता है। तो टेंजेबल और इंटेंजेबल और इन्वेस्टमेंट, फिर इनका क्लासिफिकेशन तीन पार्ट में किया गया। टेंजेबल माने क्या, जो दृश्य संपत्तियां हैं, मतलब क्या, का भौतिक अस्तित्व हो, जो दिखाई देती हो, जैसे लैंड दिखेगा, बिल्डिंग दिखेगा, प्लांट मशीनरी दिखेगा, फर्नीचर दिखेंगे, मोटर व्हीकल होगा, ये सब दिखने वाला है। अब ये भौतिक रूप से प्रेजेंट है, ये प्रेजेंस है, इसका फिजिकली प्रेजेंस है ये। उसके बाद इंटेंजेबल एसेट भी, ये चूंकि इसमें एसेट का सारा प्रॉपर्टी होता है, ये अदृश्य संपत्ति होती है। गुडविल को देख सकते हैं हम लोग, नहीं ना देखते हैं, गुडविल को नहीं देखते हैं। कॉपीराइट भी नहीं दिखता है, कॉपीराइट माने किताब का जो जिसका होता है रॉयल्टी मिलती है। ट्रेडमार्क होता है, पेटेंट्स होते हैं, कोई नया आविष्कार हम किए तो उसका हम लोग क्या करते हैं, हमारा राइट है, कोई दूसरा उस सामान को नहीं बना ले, या बनाए तो हमारे जैसे कोको कोला हम बना सकते हैं, नहीं, पेटेंट राइट है उनका। या कोई भी जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट बुक, उसको मैं अपने नाम से छाप सकता हूँ, नहीं छाप सकता हूँ, उसमें पब्लिशर का हो सकता है या जो राइटर होगा जिसकी कॉपीराइट होगी। तो उसके बाद कॉपीराइट वो हुआ, पेटेंट हुआ, कोई वस्तु जब हम बनाते हैं उसका एक फार्मूलेशन होता है, तो उसका राइट होता है, और जो कोई भी बनाएगा वो उसके परमिशन से बनाएगा। उसके बाद कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर भी नहीं दिखता है, हार्डवेयर तो दिखता है, कंप्यूटर फिजिकली हम देख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर लगा हुआ है उसका फिजिकल प्रेजेंस है नहीं है। तो ये सब होंगे इंटेंजेबल एसेट। और उसके बाद उसके अलावा इन्वेस्टमेंट होती है, जो ऐसा धन जो व्यापार के गतिविधियों के बाहर की गतिविधियों में लगा हुआ है। मान लीजिए बिजनेस हमारा बहुत फ्लोरिश कर गया, हम अपना बिजनेस को ऑप्टिमल साइज तक ले गए हैं, उसके अलावा भी हमको बन रही है, व्यापार का पैसा बचता है, तो आमदनी के लिए हम उस पैसे को दूसरे जगह विनियोजित कर देते हैं, जिसको विनियोग कहा जाता है। तो ये होता है हम कंपनी के अंशों में किए हुए हैं या फिर डिबेंचर में लिए हुए हैं, फिर इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज, किसी संपत्ति में लगा के रखे हैं। तो ये सब कंपनी के, ये संस्था के हुए संपत्तियां के बारे में फिर मैं आपको दोहरा दूं, वैसा जिस पर संस्था का अधिकार हो। अब संपत्ति बिल्डिंग तो है, टाटा का टावर है, मेरा थोड़ा है, वो टाटा का है, चूंकि टाटा उसका मालिक है। प्लांट है टाटा का, मान लीजिए, या मारुति का कार का प्लांट है जहाँ बनती है कार, तो हम उसको दिखाई भी देता है, वो उसको रुपया में व्यक्त भी किया जा सकता है, फिर उसको रुपया में परिवर्तित भी किया जा सकता है, लेकिन वो हमारे लिए संपत्ति तो नहीं ना होगी। वो किसका होगा, मारुति उद्योग का होगा संपत्ति। तो ये तीन कंडीशन होना चाहिए। उसके अलावा हम अपने सुविधा के अनुसार से एसेट को तीन भागों में बांटे। एक हुआ दृश्य संपत्तियां,
उसके बाद अदृश्य संपत्तियां हुई, और उसके बाद विनियोजन हुआ, और इसके फिर आपके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। उसी तरह से अब आइए दूसरा जो हमारा है, जिसको हम लोग चालू संपत्ति कहते हैं। तो चालू संपत्ति ऐसी संपत्ति होती है जिसको अकाउंटिंग पीरियड के अनुसार से यदि समझा जाए तो जिसको नगद कोष में आसानी से परिवर्तित किया जा सके, और उसका एक टेन्योर दिया हुआ है विद इन 1 ईयर। कितना? विद इन 1 ईयर दिया हुआ है, उसको हम लोग कैश में कन्वर्टन कर देते हैं। और मार्केट प्राइस में और उसके बुक वैल्यू माने हुआ जिस मूल्य पर संपत्तियों को बैलेंस शीट में हम लोग दिखाएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला होगा करंट इन्वेस्टमेंट, एकदम अल्पकाल के लिए हम लोग नियोजित करके रखे हैं। दूसरा होगा इन्वेंट्रीज, मतलब जो सामान होता है, क्लोजिंग स्टॉक, दुकान में जो स्टॉक होते हैं उसको तो बेचते हैं, रोज नियमित रूप से बिक्री होती है, नियमित रूप से पैसा आता है। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, जिसको बीआर हम लोग बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल, आप बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़े थे, ये एसेट होता है संस्था के लिए, बिल्स पेएबल लायबिलिटी होती है। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब कि वो खर्चा इस अकाउंटिंग ईयर का नहीं है, लेकिन भुगतान उसको इसी में कर दिए हैं। जब हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, विथ एडजस्टमेंट जब फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे तो प्रीपेड के बारे में, आउटस्टैंडिंग के बारे में आपको विस्तार से चर्चा की जाएगी। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेज, खर्चा इस साल का नहीं था, दे दिए, वो भी संपत्ति में आती है। उसके बाद मान लीजिए ब्याज हमको मिलना था लेकिन अभी नहीं मिला है, बकाया है, इस अकाउंटिंग पीरियड में नहीं मिला, तो वो एक्रूड हो गया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट पर, उसके बाद कैश इन हैंड, ये सबसे बड़ा लिक्विड एसेट होता है। करंट एसेट्स को लिक्विड एसेट्स भी बोलते हैं। इसको और क्या बोलते हैं बाबू? लिक्विड एसेट भी इसको बोला जाता है। उसके बाद कैश एट बैंक। उसके बाद डेटर्स, जिसको हम उधार सामान बेचे हुए हैं, जिसको हम लोग उधार सामान बेचे हुए हैं, वो उससे पैसा नियमित रूप से आता है। और सबसे अंतिम आता है बिल्स रिसीवेबल। तो हम लोग पोजीशन स्टेटमेंट का एक पार्ट सीखे। पोजीशन स्टेटमेंट का क्या सीखे? एक पार्ट सीखे। अब हम लोग इसके दूसरे पार्ट जो होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, लायबिलिटीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए लायबिलिटी के बारे में देखा जाए।